नमस्कार आप सभी को। मैं नेहा दहिया त्रिदिशाएं क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं और आज हम लेकर आए हैं CSIR SO इंटरव्यू प्रिपरेशन टिप पार्ट नंबर 4। 3 वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी है चैनल पर। जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी हैं वो प्लीज चैनल पर जा करके उन पुरानी वीडियोस को जरूर देखें। बहुत ही बारीकी के साथ हमने चीज़ें डिस्कस की हैं, जिसमें कॉमन क्वेश्चन, ड्रेसिंग सेंस, बिहेवियरल क्वेश्चन, बिहेवियरल स्किल, इन सब तमाम बातों पर हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इवन जो करंट अफेयर के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हो सकते हैं उन सभी के ऊपर हमने बात की है। तो आज की वीडियो में पार्ट नंबर 4 में रहने वाला है केस स्टडी एंड लीडरशिप स्किल रिलेटेड क्वेश्चंस। ये बिहेवियरल क्वेश्चंस का एक पार्ट होता है। हमने 3 चीज़ें आप लोगों को बताई थी। एक पहली चीज़ थी जो कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड थे आपके बिहेवियर से संबंधित यानी स्किल से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड थर्ड था आपका टेक्निकल फील्ड से संबंधित, यानी टेक्निकल का मतलब आपके ग्रेजुएशन पार्ट से जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बिहेवियरल क्वेश्चन का ही एक पार्ट, के स्टडी एंड लीडरशिप स्किल रिलेटेड क्वेश्चंस। काफ़ी महत्वपूर्ण होता है ये सेक्शन, क्योंकि यहाँ पर आपकी एनालिटिकल पावर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, लीडरशिप क्वालिटीज़, इन सभी चीज़ों को बहुत ही बारीकी के साथ समझा जाता है। नॉलेज वो लोग आपकी पहले ही चेक कर चुके हैं 2 टायर में। अब यहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी की बात आती है, आपके बिहेवियर की बात आती है। तो ये सेक्शन उसके रिगार्डिंग वेरी वेरी इम्पोर्टेंट इसको समझा जा सकता है। यहाँ पर हमने लगभग क्वेश्चंस 10-15 क्वेश्चंस लिए हैं, जहाँ पर 10 हमारी केस स्टडी हैं और कुछ हमारी लीडरशिप स्किल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं हम आज की ये वीडियो। सबसे पहले माँ सरस्वती से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामे रूपिणी विद्या आरंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हे माँ सरस्वती, हम आपसे आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, आपका ध्यान करते हुए अपना अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं। हम पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। जिन लोगों ने अभी तक त्रिदिशाएं क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या कोई क्वेरी है तब भी। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल है एक त्रिदिशाएं क्लासेस का। उस टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस जो इनवाइट लिंक है उस पर जाकर के त्रिदिशाएं क्लासेस के डिस्कशन ग्रुप में आप शामिल हो सकते हैं और जो भी आपके डाउट्स हैं आप डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं। 2 लिंक आप लोगों को मिलेंगे। एक टेलीग्राम का मेन जो चैनल है उसका लिंक, जहाँ पर PDF वगैरह आपको मिल जाती हैं। सेकंड जो आपका डिस्कशन ग्रुप है, उन दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं, आप उन्हें वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसके बाद में हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले लीडरशिप स्किल क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आखिर इससे क्वेश्चन क्यों पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक SO की पोस्ट के लिए जाने वाले हैं, दैट इज सेक्शन ऑफिसर। अब आपके अंडर में भी कुछ रह सकते हैं लोग, क्योंकि हायरार्की सिस्टम होता है, और कुछ आपके सीनियर्स भी हो सकते हैं। इन सब के बीच में टीम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कई बार कोई प्रोजेक्ट ऐसा होता है जहाँ पर कुछ लोगों की एक टीम मिलकर के काम करती है, तो उसमें अगर आप लीडर की भूमिका निभा रहे हैं तो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है, टीम मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे पूछे जाने वाले हैं। कुछ केस स्टडीज़ आपको दी जाएंगी, उनसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, ये जो आपकी PPT है या जो स्लाइड आप लोगों को देखने को मिल रही है वो इंग्लिश मीडियम में रहेगी, यानी इंग्लिश में रहेगी, लेकिन मैं साथ साथ हिंदी में भी उन चीज़ों को आप लोगों के सामने लेकर आ रही हूँ, ताकि जो हिंदी मीडियम के कैंडिडेट हैं उनको भी बेनिफिट मिल सके और इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट भी उससे फ़ायदा उठा सके। टाइम बहुत ही कम है और इस कम समय में मैं 2 स्लाइड बनाना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, तो इसीलिए ये बाइलैंग्वेज टाइप से ही रहेगी। उम्मीद है आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई इशू है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब ए सिचुएशन वेयर यू सक्सेसफुली लीड अ टीम थ्रू ए चैलेंजिंग प्रोजेक्ट, व्हाट वाज योर अप्रोच। आपको एक ऐसी स्थिति का वर्णन करना है जहाँ पर आपने सफलतापूर्वक एक प्रोजेक्ट को जो चुनौतीपूर्ण था उसको लीड किया, और उस समय पर आपकी जो अप्रोच थी, आपका जो दृष्टिकोण था वो क्या था। ये इससे पहले क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या आपने कभी कोई ऐसा प्रोजेक्ट लीड किया है, ठीक है,
या अगर लीड नहीं किया है तब तो बात दूसरे क्वेश्चन पे आ जाती है। लीड किया है तब हो सकता है कि चलो अब आप एक क्वेश्चन बताइए या एक ऐसी सिचुएशन बताइए जहां पर आपने सक्सेसफुली किसी प्रोजेक्ट को लीड किया है और लीड करने के साथ ही आपका दृष्टिकोण क्या रहा है। यहाँ पर जो आपसे पूछा जाता है वो पूछा जा रहा है आपके टीम मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है, कि क्या आप टीम को इजीली हैंडल कर पाएंगे, लीड कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो आप उसको किस तरह से समाधान प्रस्तुत कर सकते हैं। हमने अपनी पहली ही वीडियो में मैंने एक स्टार प्रोजेक्ट के बारे में बात की थी जहां पर कोई भी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो किस तरीके से दिया जा सकता है, ठीक है। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है वो एक बारी वहां जा करके वीडियो जरूर देख लें। सो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है तो ऐसे क्वेश्चन का आप कैसे आंसर दे सकते हैं। फायदा यहाँ पर मिलेगा स्टोरी टेलिंग वालों को। स्टोरी टेलिंग कैसे बेनिफिट दे सकती है? जिस व्यक्ति को कहानी बनाना आता है या कहानी बताना आता है, भले ही उसने प्रोजेक्ट को लीड किया है या नहीं लीड किया है, वो बहुत ही आसानी के साथ में ऐसे क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। जिनका स्टोरी टेलिंग कमजोर है बेचारे, या जिन्होंने किसी प्रोजेक्ट को लीड नहीं किया है, वो क्या अप्रोच रख सकते हैं ऐसे क्वेश्चन में? तो ऐसे क्वेश्चन में यहाँ पर आप अपनी तरफ से कोई भी एक ऐसा प्रोजेक्ट, समटाइम्स ऐसा होता है ना कि हम क्लास में, स्कूल में एटलीस्ट होते हैं तो मॉनिटर को कुछ प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, स्कूल के हेड या हेड बॉय को कुछ प्रोजेक्ट दिए जाते हैं। इसके अलावा आपको इवेंट मैनेजमेंट के काम दिए जाते हैं जब आप कॉलेज में होते हैं, ठीक है, या आप क्विज कंपटीशन ऑर्गेनाइज करा रहे होते हैं। बहुत सारे ऐसे मौके होते हैं जहाँ पर आपने किसी न किसी टीम में एज ए टीम लीडर काम किया है, या किसी इवेंट को मैनेज किया है, या किसी चुनौतीपूर्ण कार्य को मैनेज किया है। नहीं है तो आप अपनी पर्सनल फैमिली रिलेटेड कुछ चीज़ों को शेयर कर सकते हैं। मतलब ऐसे तरीके से नहीं शेयर करना है कि आप वहाँ पर अपने ही घर की राम कहानी बताने लगे। अब कुछ ऐसी चुनौतीपूर्ण चीज़ें, अपने मोहल्ले से रिलेटेड कुछ समस्या का आपने कोई समाधान किया है तो वो बता सकते हैं। यहाँ पर मैं एक आंसर आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, वो है ये कि आई वंस लीड ए टीम टू अ प्रोजेक्ट दैट रिक्वायर्ड टाइट डेडलाइंस एंड कोऑर्डिनेशन अक्रॉस डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। सो मैंने एक बार ऐसी टीम को लीड किया था या एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम किया था जिसमें टाइट डेडलाइंस ही थी, यानी समय सीमा काफ़ी नज़दीक थी, बहुत हार्ड था वो काम, और इसके साथ ही कोऑर्डिनेशन, समन्वय बना के रखना था कई सारे अलग अलग विभागों के बीच में। जो मेरी अप्रोच थी वो सबसे पहले ये थी कि अपने जो टारगेट्स हैं उनको सेट करें, और किसी की भी जो पहली जो गोल अप्रोच रहेगी वो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आपको सेट क्लियर गोल्स। इसके बाद में आप जब क्लियर गोल्स आपके पास में होते हैं, फिर उसके बाद में आप टेक्निक के ऊपर काम करेंगे या एज ए टीम लीडर काम करेंगे, टास्क के ऊपर काम कर रही हैं कि आप टास्क को कैसे किसी भी मेंबर की स्ट्रेंथ बना सकते हैं। आपको जो भी कैंडिडेट या जो भी आपका मेंबर है टीम का, आप ये देखेंगे फिर उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, कौन व्यक्ति क्या काम कर सकता है। क्योंकि जब आपका गोल क्लियर होता है, आपके पास में चीज़ें होती है कि आपको इस प्रोजेक्ट पर काम करना है, तो उस प्रोजेक्ट के लिए जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हो सकते हैं, जो वीक पॉइंट होते हैं, वो भी आपको पता होगा, आपके टीम मेंबर्स के बारे में भी आपको पता होगा। आप बहुत ही आराम से उनको टास्क दे सकते हैं। इसके अलावा फिर उसके बाद में होती है रेगुलर इंक्वायरी कर सकते हैं, चेक इन कर सकते हैं, ठीक है, कि मॉनिटर करेंगे प्रोग्राम को कि हो रहा है या नहीं हो रहा। फिर आप एड्रेस करेंगे चीज़ों को कि आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, आपके जो इश्यूज़ हैं वो कौन कौन से हैं और किस तरीके से उनका कोई भी समाधान हो सकता है, या फिर उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बेसिकली दैट इज़ ए स्टार टेक्निक। सबसे पहले आपको सेट क्लियर गोल्स, इसके अलावा जो टास्क बेस्ड ईच मेंबर्स की जो स्ट्रेंथ होती है उसके ऊपर आपने काम करना है, रेगुलर चेकिंग या मॉनिटर की या जो भी प्रोग्रेस है उसको देखना है, एड्रेस करना है कोई इशू है या नहीं है, और अगर कोई चैलेंजेस अरोज हो रही हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनकरेज करना है कि जो क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो मेथड आप वहाँ पे लगा सकें। आपकी टीम को ऐसा फील हो कि आप उनको पूरा सपोर्ट कर रही हैं, ठीक है। और इस तरीके से जब आप किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने की कोशिश करोगे तो एक्सीलेंट रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो ये जो कहानी है ये आप किसी भी एंगल में फिट कर सकते हैं कि फ़लाँ मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम किया, उसकी टाइट डेडलाइंस थी, उसके अलावा मेरी जो टीम थी उसको एक क्लियर गोल सेट था कि हमें वो प्रोजेक्ट करना है, और वो जो प्रोजेक्ट हमें करना था उसके लिए जो टास्क थे वो हमने टीम मेंबर को डिस्ट्रीब्यूट किया अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद में रेगुलर चेक इन किया, मॉनिटर की प्रोग्रेस के, एड्रेस किया जो भी चुनौतियां थी हमारे सामने, जो भी इशू थे, उन इश्यूज़ को क्रिएटिव तरीके से सोच करके हमने समाधान करने की कोशिश की।
फिर देखा और फिर ये भी ट्राई किया कि हमने इंश्योर किया कि ना जो टीम है वो फुल सपोर्टेड फील करे, और इस तरीके से हमने एक एक जो प्रॉब्लम थी जिसको हमने रिजोल्व किया। इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ डू यू मोटिवेट योर टीम ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ हाई स्ट्रेस और वर्कलोड। यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो ये पूछना चाह रहा है कि जब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस का टाइम होता है तो आप किस तरीके से अपनी टीम को लीड करेंगे या कैसे उनको मोटिवेट करेंगे, क्योंकि ये तय है हमेशा समय एक जैसा नहीं होता, अप्स एंड डाउन्स हर क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही अप्स एंड डाउन्स की बात हो रही है। तो जब कभी आपकी टीम को या आपके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड होगा, स्ट्रेस की सिचुएशंस होगी, तब ऐसी सिचुएशंस में आप कैसे अपनी टीम को मोटिवेट करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब भी स्ट्रेस की सिचुएशन होती है या वर्कलोड होता है तो उसको आप कैसे हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको काम होना है, काम के साथ साथ आपके अंदर एक पॉजिटिवनेस होनी चाहिए, ठीक है। तो पॉजिटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि जब आपके अंदर कामनेस आएगी, पॉजिटिविटी आएगी, तभी आप कुछ चीज़ें सोच पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ इसका जो आंसर हो सकता है वो ये हो सकता है कि मैं बिलीव करती हूँ या करता हूँ इन लीडिंग बाय एग्जाम्पल्स, ताकि जो मैं नेतृत्व प्रदान कर रही हूँ या करता हूँ तो उदाहरणों के साथ प्रदान करने में मैं भरोसा करती हूँ। सो आई स्टे काम एंड पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पे भी यही लिखा है। सो आई स्टे काम एंड पॉजिटिव ड्यूरिंग हाई स्ट्रेस पीरियड्स। I also make an effort to acknowledge the hard work of my team members. मैं हमेशा ये भी प्रयास करती हूँ या करूँगी या ये मेरी हैबिट्स में है कि किस तरीके से जो मैं मेरे टीम मेंबर्स हैं उनके हार्ड वर्क को मैं पहचान सकूँ। इसके लिए मुझे बार बार प्रयास करना है। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि टीम जब काम कर रही हो तो आप सारा श्रेय खुद ले जाएं और टीम का जो हार्ड वर्क है वो बेकार चला जाए। आप ऐसा नहीं करना है, आप लोगों को नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को जो एफर्ट हैं, जो टीम मेंबर्स मिलके लगा रहे हैं, आपको सब किसी की एक पहचान देनी है, उनके हार्डवर्क को एक पहचान मिले, उनको इनकरेज करना है, ठीक है, ताकि उनको ये लगे कि हाँ वो जो काम कर रही हैं वो वर्थ इट है। प्रोवाइड क्लियर गाइडेंस होना चाहिए उनके पास में। अगर कोई बड़ा टास्क है तो आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं उस टास्क को छोटे छोटे मैनेजेबल पार्ट्स में। इसके अलावा ऑफरिंग फ्लेक्सिबिलिटी, आप जहाँ पर वो काम कर सकते हैं, वेयर पॉसिबल कैन हेल्प रिड्यूस स्ट्रेस। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ऑफिस का ऐसा वर्क है जो आप घर जा कर के भी कर सकते हैं, तो लेट ऑफिस में बैठने की बजाय या स्ट्रेस वाले माहौल में बैठने की बजाय आप उनको कह सकते हैं कि आप ये काम घर से भी कर सकते हैं, ठीक है, टाइम मैनेज करके कर सकते हैं। सो एक फ्लेक्सिबिलिटी उन लोगों को मिलनी चाहिए, वेयर पॉसिबल, दैट कैन हेल्प रिड्यूस स्ट्रेस। समटाइम्स में इवन स्मॉल गेस्चर्स होते हैं, लाइक ब्रिंगिंग इन स्नैक्स ले आए, प्लानिंग ए शॉर्ट टाइम ब्रेक कर लिया आप लोगों ने। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो मेंटेन करती हैं, मोराल को बूस्ट करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। ये काफ़ी बड़ा डिफरेंस ये चीज़ें ले आती हैं जब आपका जो टीम लीडर है तो है और वो टीम लीडर अपनी टीम के साथ में एक फ्रेंडली नेचर के साथ में रह रहा है जहाँ तहाँ उसको ज़रूरत पड़ रही है, ताकि उनको ये ना लगे कि उनका जो बॉस है वो मतलब इतने हार्ड नेचर का है कि वो उसके सामने अपनी प्रॉब्लम को बताने में भी हिचकिचाए। तो इस तरीके का आपको एक माहौल बना कर रखना है, एक समन्वय स्थापित करना है अपनी टीम के बीच में, ताकि आपकी टीम आपको बेहिचक जो भी प्रॉब्लम्स वो फेस कर रही हैं वो आप लोगों को बता सके, जिससे कि आप उचित समाधान प्रस्तुत करने में कामयाब हो सके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो सकता है, कैन यू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए टाइम व्हेन यू हैड टू रिजॉल्व ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टीम मेंबर्स, हाउ डिड यू हैंडल। तो ये क्वेश्चन जो है वो पास्ट में होगा कि क्या कभी आपने ऐसी कोई स्थिति देखी है जहाँ पर आपके जो दो टीम मेंबर हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रही हैं, तो आपने किस तरीके से हैंडल किया। इसके अलावा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि अगर मान लो आपकी कोई टीम है और उस टीम के बीच में आपको एक प्रोजेक्ट मिला है और उस टीम में कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, ठीक है, उन विचारों को लेकर के आपकी जो प्लानिंग है उनको लेकर के कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है आपकी टीम मेंबर्स के बीच में, एंड आप जो हैं वो एक टीम लीडर है। सो किस तरीके से आप उस स्थिति को हैंडल करेंगे, क्योंकि अगर आपने वो रिजॉल्व नहीं किया है, सॉल्व नहीं की प्रॉब्लम, तो हो सकता है आपका प्रोजेक्ट डिले हो जाए, हो सकता है आपका प्रोजेक्ट कामयाब ना हो सके, हो सकता है इसके नेगेटिव परिणाम आप और आपकी पूरी टीम को भी झेलने को मिल सके। सो ऐसी सिचुएशन में आप उस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।
सबसे बेहतर ये होता है इस कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन में आप एक ऐसा समाधान प्रस्तुत करें जो कोऑर्डिनेशन को बढ़ावा दे रहा हो, ठीक है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट का उल्टा होता है आपका कोऑर्डिनेशन। जहाँ पर विरोध बढ़ रहा है उसके अपोजिट में आपको समन्वय लेके आना। अब समन्वय कैसा लेकर आ सकते हैं? सबसे पहले आपकी जो भी टीम मेंबर्स हैं आप उनको एक साथ लेकर आएंगे, एक साथ एक ऐसी कोई स्थिति बनाने की कोशिश करेंगे, एक डिस्कशन सेट करने की कोशिश करेंगे जहाँ पर वो एक दूसरे के साथ में अपने जो थॉट्स हैं, अपने जो विचार हैं, आइडियाज़ हैं, उनको एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज कर सकें, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो बाहर निकल कर के आएँ और उचित समाधान एक मिल सके। यहाँ पर भी यही है कि अगर ये पास्ट में पूछा गया कि क्या आपने ऐसा कुछ किया है, सो आप बता सकते हैं कि एक ऐसा एग्जाम्पल था जहाँ पर 2 टीम मेंबर्स थे जिनके आइडियाज़ में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था और कैसे आपने फिर उस प्रोजेक्ट पे काम किया। तो आपने क्या किया, आप इकट्ठे लेकर के आए, फैसिलिटेट करने की कोशिश किया एक डिस्कशन जहाँ पर हर एक कोई अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकता था, अपने कंसर्न को, अपने आइडियाज़ को, ठीक है। आई एंश्योर्ड दे लिसन टू ईच अदर, और फिर मैंने ये भी सुनिश्चित किया या आप ये सुनिश्चित करेंगे कि हर कोई सी का जो पर्सपेक्टिव है उसको बहुत अच्छे तरीके से सुना जा सके। एंड देन गाइडेड देम टुवर्ड ए कॉम्प्रोमाइज, और फिर किसी समझौते की तरफ में दिशा निर्देश दिए जा सके ताकि दैट इनकॉर्पोरेटेड एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ आइडियाज दिस नॉट ओनली रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, और इस तरीके से ये ना केवल समाधान प्रस्तुत करेगा बल्कि लीड टू ए मोर क्रिएटिव सॉल्यूशन की तरफ भी लेकर के जाएगा। क्योंकि हमेशा जो विरोधाभास होते हैं वो ज़रूरी नहीं कि दुश्मनी में बदल जाएं, हमेशा वो लड़ाइयों में तब्दील हो जाए। हो सकता है जब आप कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं विचारों में तो कुछ अच्छे विचार भी सामने आते हैं, कुछ अच्छे पॉइंट्स भी सामने आते हैं, तो इससे उस चीज़ को भी बढ़ावा मिलेगा, यानी क्रिएटिव सॉल्यूशंस को भी बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू अप्रोच डेलीगेटिंग टास्क टू योर टीम मेंबर्स, कि आप कैसे, यानी क्या दृष्टिकोण रखेंगे जब आप अपने टीम मेंबर को टास्क देंगे। तो सीधी सी बात है, जिसका जो स्ट्रेंथ होगा आप उसको वो वाला पॉइंट देने की कोशिश करेंगे, वो टास्क देंगे, ठीक है। अगर किसी को कंप्यूटर से रिलेटेड आता है काम तो आप कंप्यूटर रिलेटेड काम देंगे, किसी को फंडिंग से रिलेटेड आता है तो आप फंड कलेक्ट करने का या फंड मैनेज करने की जिम्मेदारी देंगे। सो इस तरीके से जिसकी जो भी स्ट्रेंथ होगी आप उसको वो टास्क देंगे, और इस तरीके से जब सबको अपनी कार्यशैली या कार्यकुशलता के हिसाब से, स्किल के हिसाब से काम मिलेगा तो उनकी जो स्ट्रेंथ है वो एक काफ़ी अफेक्टिवली रिजल्ट लेकर के आएगी। सो आई स्टार्ट बाई असेसिंग द स्किल्स। सबसे पहले आप देखेंगे कि इसमें क्या कौशल है, किसमें क्या स्किल्स हैं और उसकी स्ट्रेंथ क्या है ऑफ ईच टीम मेंबर्स टू डेलीगेट टास्क effectively. Then I ensure that the tasks are aligned with their expertise and that they feel comfortable taking them on. I also make sure to set clear expectations and deadlines. मैं उनको ये भी बताऊंगा या सुनिश्चित करूंगी कि क्लियर एक्सपेक्टेशन क्या है, गोल क्या है, डेडलाइंस क्या है, और इसके साथ ही हमेशा आप उनको ये भी सुनिश्चित करेंगे कि आप हमेशा अवेलेबल हैं उनको गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए, सपोर्ट देने के लिए जब कभी भी उनको ज़रूरत हो। रेगुलर फीडबैक ज़रूरी होते हैं किसी भी काम को सुनिश्चित करने के लिए, ताकि आप ये देख सकें कि जो गोल आपने सेट किए हैं उसके अकॉर्डिंग जो काम किया जा रहा है वो ट्रैक पे है, ठीक है। और दैट एनी पोटेंशियल इश्यूज अगर आ रहे हैं तो आप अर्ली स्टेज में उनको समझ पाएँ। इस तरीके से आप टास्क को अपने टीम मेंबर को डेलीगेट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे यही है कि आपको ये सुनिश्चित करना है कि, और ये देखना है कि किसकी स्किल क्या है, स्ट्रेंथ क्या है ईच मेंबर्स की, और फिर उस हिसाब से आप उनको काम दे सकते हैं जो जिस भी डिपार्टमेंट में, जिस भी ग्रुप के हिसाब से एक्सपर्ट हैं। ये थे कुछ लीडरशिप से रिलेटेड क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं केस स्टडी रिलेटेड क्वेश्चंस। ये काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक है। कोई ऐसी सिचुएशन आप लोगों को प्रस्तुत की जाती है, दी जाती है, और फिर उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपकी एनालिटिकल पावर को देखने के लिए। इनके जो जो एस्पेक्ट्स होते हैं सच एज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करती हैं, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशंस किस तरीके से आप कर सकते हैं समाधान, चेंज मैनेजमेंट अगर हो जाता है तो तब कैसी स्थिति में आप काम करेंगे, एंड लीडरशिप। यहाँ पर ये जो कुछ मेन एस्पेक्ट हैं केस स्टडी के जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो ऑल ऑफ विच आर इम्पोर्टेंट फॉर द रोल ऑफ सेक्शन ऑफिसर। से हेयर आर सम एडिशनल केस स्टडी यहाँ पर हम दे रहे हैं रिलेटेड क्वेश्चंस दैट कैन बी यूज टू इवेलुएट, आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, एनालिटिकल पावर है, इन डिसीजन मेकिंग स्किल है, इनके लिए हेल्पफुल हो सकता है।
सबसे पहले यहाँ पर आपको एक केस स्टडी देखने को मिल रही होगी। केस स्टडी है, यू आर मैनेजिंग ए प्रोजेक्ट दैट हैज़ ए टाइट डेडलाइन है जिसकी, हाउ एवर 2 टीम मेंबर्स हैव फॉलन इल, 2 आपके टीम मेंबर हैं वो बीमार हो गई हैं, एंड द प्रोजेक्ट इज नाउ बिहाइंड स्केड्यूल, और आपका जो प्रोजेक्ट है वो तय सीमा से, यानी जो आपने स्केड्यूल डिसाइड किया था समय से पीछे रह गया है। सो हाउ वुड यू हैंडल दिस सिचुएशन टू एंश्योर दैट द प्रोजेक्ट इज कम्प्लीटेड ऑन टाइम, आप कैसे सुनिश्चित करेंगे या कैसे इस समस्या को हल करने की कोशिश करेंगे ताकि जो आपका प्रोजेक्ट है वो समय पर हो जाए। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको सबसे पहले ये एसेस करना है, ये सुनिश्चित करना है कि जो रिमेनिंग जो वर्कलोड है और स्किल सेट ऑफ द अवेलेबल टीम मेंबर्स वो क्या है, कितना काम बचा है, और उस काम को पूरा करने के लिए क्या आपके पास में जो वर्कर बचे हुए टीम मेंबर्स हैं वो स्किल वाले हैं या नहीं हैं। ठीक है, अवेलेबल टीम मेंबर्स। आई वुड कंसीडर रीडिस्ट्रीब्यूटिंग टास्क। अब जब आपने ये देखा कि स्किल उनके पास है जो बचे हुए हैं, सो आप क्या करेंगे, दोबारा से टास्क को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग द रेस्ट ऑफ द टीम, एंड इफ नीडेड ब्रिंग इन एडिशनल रिसोर्सेज आप लेकर के आएंगे या टेम्परेरी स्टाफ लेके आएंगे ताकि आपका जो प्रोजेक्ट है वो तय सीमा यानी डेडलाइन तक पूरा हो सके। आई वुड आल्सो कम्युनिकेट टू द सिचुएशन टू स्टेक होल्डर्स, जो हितधारक हैं आप उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और प्रोवाइडिंग करने की कोशिश करेंगे कि वो एक ऐसी टाइमलाइन दे दे अगर नेसेसरी है। ठीक है, अगर उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है, कोई चेंज हो सकता है ताकि आप अगला जो काम है वो अच्छे तरीके से कर सकें। और इसके अलावा अगर वो मैंडेटरी है कि आपको उसी तारीख तक करना ही है, आप उनको एक रिवाइज टाइमलाइन अगर आपको नहीं मिल रही है, आप क्या कर सकते हैं, उनको अपडेट कर सकते हैं प्रोग्रेस से और अपनी जो स्थिति है उससे अवगत करा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे जो केस स्टडी है वो है, वन ऑफ योर कलीग्स इज नॉट फॉलोइंग द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर विच इज लीडिंग टू डिले इन द वर्क फ्लो। मान लीजिए कि आप एक ऐसी टीम में काम कर रहे हैं कि आपके जो कलीग्स हैं वो जो स्टैंडर्ड है काम करने की या ऑपरेटिंग प्रोसीजर से उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं, फॉलो नहीं कर रहे हैं, बार बार आपकी रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी कोई इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, तब आप ऐसी स्थिति में किस तरीके से जो इशू है उसको समाधान करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब अगर कोई टीम मेंबर उसका जो वर्क फ्लो है वो सही नहीं जा रहा है या अपने काम को डिले कर रहा है या जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं स्टैंडर्ड उनके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, तब आपके साथ में समस्या हो जाती है क्योंकि एक टीम मेंबर के काम की वजह से भी आपका प्रोजेक्ट जो है वो खराब हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, सबसे बेहतरीन ये होता है कि जो भी मेंबर है जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, तो आप एक बार उससे मिलेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो काम है वो सही से क्यों नहीं हो रहा है, क्या इसके पीछे कोई स्किल रिलेटेड क्वेश्चंस है या मतलब इश्यूज हैं या व्यक्ति की अपनी पर्सनल इश्यूज हैं या फिर करप्शन रिलेटेड इश्यूज हैं। तो आप सबसे पहले ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इश्यूज हैं कहाँ और ये इश्यूज कैसे पता चलेंगी। इन इश्यूज का पता लगाने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, आप उस टीम मेंबर से पर्सनली मिल सकते हैं ताकि आपको जो प्रॉब्लम है उसका समाधान उचित तरीके से मिल सके। आई वुड स्केड्यूल ए प्राइवेट मीटिंग विद द कलीग्स टू अंडरस्टैंड देयर पर्सपेक्टिव, आखिर वो सोच क्या रहे हैं, उनका पर्सपेक्टिव क्या है एंड रीजंस क्या है फॉर नॉट अडहेरिंग टू द प्रोसीजर्स। आई वुड एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉलोइंग प्रोटोकॉल, और मैं ये जोर देने की कोशिश करूँगी या करूँगा कि जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करना कितना ज़रूरी है ताकि जो आपका वर्क है वो एफिशिएंट तरीके से हो सके, उसमें एक एफिशिएंसी दिखे, कंसिस्टेंसी दिखे, एंड ऑफर टू हेल्प देम इफ़ दे आर फेसिंग एनी चैलेंजेस। और अगर वो कोई चैलेंजेस फेस कर रहे हैं तो आप उनको ऑफर कर सकते हैं हेल्प के लिए। और अगर फिर भी इशू लगातार बना रहता है, इफ द इशू परसिस्ट, आई वुड कंसिडर इन्वॉल्विंग हायर मैनेजमेंट को आप शामिल करेंगे टू एंश्योर दैट द प्रॉपर एक्शंस आर टेकन, ताकि उनके अगेंस्ट में प्रॉपर एक्शंस लिया जा सके। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में डायरेक्ट आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले एक प्राइवेट मीटिंग हैंडल करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे रीज़न क्या है। प्राइवेट मीटिंग में आपको उनका उद्देश्य पता चलेगा, रीज़न पता चलेगा कि आखिर वो जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है उसके अकॉर्डिंग काम क्यों नहीं कर रहे हैं।
अब जब वो अपना रीज़न बताएँगे तब भी आप ये जोर देने की कोशिश करेंगे कि देखिए प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग काम करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एफिशिएंसी के लिए, कंसिस्टेंसी के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर वो कोई चैलेंज फेस कर रहे हैं तो आप उनका समाधान करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर इशू फिर भी नहीं सुधार हो रही हैं और कोई ऐसा इशू है जो हायर मैनेजमेंट को शामिल करना पड़ेगा, तो आप इंश्योर कीजिए कि हायर मैनेजमेंट उसमें शामिल हो सके और जो भी प्रॉपर एक्शन है वो उठाए जा सकें। अगर वो करप्शन रिलेटेड हैं, अगर वो किसी गलती की वजह से, स्किल की वजह से हैं, तो वो सारे के सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हायर मैनेजमेंट देख सके या उनके निगरानी में ये कार्य हो सके। नेक्स्ट केस स्टडी है, द बजट फॉर ए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट हैज़ बीन कट बाय 20%। मान लीजिए कि आपका जो बजट है वो 20% कम कर दिया गया है किसी भी काम को करने के लिए, बट द ऑब्जेक्टिव एंड डेडलाइन रिमेन द सेम। लेकिन आपको जो काम मिला है उसका ऑब्जेक्टिव और डेडलाइन सेम है। सो हाउ वुड यू मैनेज दिस सिचुएशन टू डिलीवर द प्रोजेक्ट सक्सेसफुली। सो आप किस तरीके से मैनेज करेंगे कि जो सिचुएशन है वो सक्सेसफुली तरीके से पूरा हो सके, डिलीवर हो सके वो प्रोजेक्ट। अब क्योंकि 20% आपका जो बजट है वो कम कर दिया गया है तो फंड की प्रॉब्लम आ गई। और ये मैंने एक वीडियो में, इससे पिछले वाली जो वीडियो थी शायद दूसरी या तीसरी, उसमें बताया था कि एक कॉमन क्वेश्चन में कि व्हाट इश्यूज आर CSI आर फेसिंग टूडेज। सो या कोई भी इंस्टीट्यूशन है, मैंने आपको बताया था कि अगर सबसे बड़ी समस्या एक डेवलपिंग कंट्री के अंदर आती है फंड्स को लेकर के। सो यहाँ पर भी वही बात हो रही है कि किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेकर के अगर आपका फंड कट कर दिया जाता है, सो ऐसी सिचुएशन में आप कैसे डील करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन के लिए आप क्या करेंगे, एक बार ही स्टार्ट करेंगे रिविजिटिंग द प्रोजेक्ट प्लान, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि कहाँ पर जो उसकी कॉस्ट है वो रिड्यूस की जा सकती है बिना किसी कॉम्प्रोमाइज़ के, क्वालिटी से समझौता किए। इसमें दिस माइट इंक्लूड रीनेगोशिएटिंग हो सकती है वेंडर्स के साथ में, फाइंडिंग मोर कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस आप निकाल सकते हैं, या फिर रीएलोकेट कर सकते हैं रिसोर्सेज को। जब आपको ये पता चल गया कि, या फिर आपने ये कोशिश किया कि कहाँ पर कॉस्ट कम की जा सकती है क्वालिटी से समझौता किए बिना, इसमें आप दोबारा से एक बार देखेंगे कि कहाँ कहाँ कमी हो सकती है, तो वेंडर्स के साथ में कर सकते हैं या कुछ मोर कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। फंड को या जिस जिस रिसोर्सेज के लिए आपने यूज़ करना था, अब आप एक बारी रीएलोकेट करके देखेंगे। इसके अलावा आप अपनी टीम के साथ भी डिस्कस करेंगे ताकि उनके भी इनपुट्स आपको मिल सके और ये सुनिश्चित कर सके कि हर कोई जो एडजस्टमेंट्स हो रही हैं उनको समझ सके। और यदि ज़रूरी हो, सो इफ नेसेसरी आई वुड कम्युनिकेट with stakeholders to manage their expectations regarding possible adjustment in the project scope। इसके अलावा आप ये भी कोशिश करेंगे, अगर ये ज़रूरी है, कि स्टेक होल्डर्स आपकी एक्सपेक्टेशंस के रिगार्डिंग चीज़ों को या प्रोजेक्ट्स में एडजस्टमेंट करने में हेल्पफुल मतलब हो सके किसी भी तरीके से, ये एडजस्टमेंट्स कर सके, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आपको हाइपर नहीं होना है। अगर आपका फंड कम हो गया है तो सबसे पहले आप देखेंगे, जैसे हम नॉर्मल भी करते हैं ऐसी सिचुएशन के लिए, कि अगर घर में किसी पर्टिकुलर महीने में या कुछ ऐसी समस्या हो जाती है, कोई बीमार हो जाता है, अब जितनी सैलरी आ रही है उतनी ही आ रही है, फिक्स है हमारा, जो भी एक मीडियम फैमिली जो होती है उसमें फिक्स होती है इनकम। अब फिक्स इनकम के साथ में हमें सारे घर का बजट देखना पड़ता है। अगर कोई ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, एक्सीडेंट हो जाता है कोई, या कोई ऐसी बीमारी आ जाती है जिसकी वजह से घर का जो बजट होता है वो गड़बड़ हो जाता है, ऐसे टाइम पे आप क्या करेंगे, कैसे अपने घर को मैनेज करेंगे। ठीक इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। तो आप सबसे पहले ये देखने की कोशिश करेंगे जहाँ जहाँ पर कॉस्ट कम हो सकती है उन चीज़ों को कट करने की कोशिश करेंगे। फिर से एक बारी देखने की कोशिश करेंगे कि कहाँ कहाँ पर जो वेंडर्स हैं उनसे नेगोशिएट कर सकते हैं आप, या मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस की तरफ में जा सकते हैं, या फंड को या जो भी रिसोर्सेज हैं उनको एक बार रीलोकेट करने की कोशिश करेंगे, कि रीअलोकेट करने के बाद में जो भी सॉल्यूशंस हैं आपको मिल सके। टीम मेंबर्स के साथ में डिस्कस करेंगे, जैसे हम अपनी फैमिली में करते हैं, देखो इस महीने का बजट ऐसा है और इस टाइम पे हमारे जो खर्च हैं वो हमें कंट्रोल करने होंगे। सो इससे क्या होता है कि मेंटली तौर पर जो आपकी टीम मेंबर्स होते हैं वो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहते हैं कि हम इतने बजट में ही हमें इतना काम करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सक्सेसफुली तरीके से प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, अ कॉन्फ्लिक्ट हैज़ अराइजन बिटवीन टू टीम वर्किंग ऑन ए जॉइंट प्रोजेक्ट पे कोई दो टीम काम कर रही थी। डिफरेंसेस की वजह से जो वर्किंग स्टाइल है दोनों के अलग अलग हो सकते हैं, और इन डिफरेंसेस की वजह से टीम में एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया है। सो द डिस्प्यूट इज अफेक्टिंग द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस।
अभी हमें थोड़ी देर पहले भी हमने इसको सोल्व करने की कोशिश की थी। सो हाउ वुड यू रिजॉल्व दिस प्रोजेक्ट या इशू? सबसे पहले एक ऑर्गेनाइज करेंगे एक मीटिंग की, ताकि जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं दोनों साइड से, वो आपस में खुले तरीके से डिस्कस कर सकें कि इशू क्या है, जो भी इशू वो फेस कर रहे हैं। इसके अलावा आई वुड एनकरेज ईच टीम टू शेयर देयर व्यू पॉइंट्स, उनके क्या हैं, फिर उनकी जो व्यू पॉइंट्स हैं या उनके जो भी आइडियाज़ हैं, जो प्रॉब्लम हैं, उनको केयरफुली तरीके से या उनके जो कंसर्न है उनको सुनेंगे। सो माई गोल वुड बी टू फाइंड कॉमन ग्राउंड, ढूंढने की कोशिश करेंगे, एंड एस्टेब्लिश ए सेट ऑफ अग्रीड अपॉन गाइडलाइंस, और कुछ ऐसी गाइडलाइंस लेकर के आएंगे या उनका एक गाइडलाइंस का सेट लेकर के आएंगे दैट अकोमोडेट विद बोथ वर्किंग स्टाइल, जो दोनों ही टीम के वर्किंग स्टाइल के साथ में सामंजस्य स्थापित कर सके। आई वुड आल्सो कंसिडर setting up a regular check-ins to monitor collaboration and ensure that the both teams continue to work together effectively। इसके अलावा हम ये भी कंसिडर करने की कोशिश करेंगे रेगुलर उसमें जो चेक इन है या कोलेब्रेशन है वो अच्छे तरीके से हो सके, ये सुनिश्चित करेंगे ताकि जो टीम मेंबर्स हैं वो इकट्ठे एक साथ अच्छे तरीके से काम कर सकें। नेक्स्ट है केस स्टडी। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग अ न्यू सॉफ्टवेयर सिस्टम अक्रॉस मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, बट some employees are resistant to the change. How would you encourage them to adapt the new system? अब टेक्निकल इंस्टीट्यूट है तो इस तरह के क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकते हैं। आप रिस्पॉन्सिबल हैं एक न्यू सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जो आप सिस्टम हैं अक्रॉस मल्टीपल डिपार्टमेंट में, लेकिन कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो अभी भी पुराने ही पैटर्न पर काम कर रहे हैं और वो उसका विरोध कर रहे हैं, या एम्प्लॉयज़ आर रेजिस्टेंस टू द चेंज। सो हाउ वुड यू एनकरेज देम टू अडेप्ट द न्यू सिस्टम? कैसे आप उनको इनकरेज करेंगे? सो इसका आंसर हो सकता है सबसे पहले आप कम्युनिकेट करेंगे, उनको फ़ायदे बताएंगे कि क्या फ़ायदे हो सकते हैं नए सॉफ्टवेयर के और कैसे वो अपने जो डेली टास्क हैं उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑर्गेनाइज करेंगे ट्रेनिंग सेशंस को, ताकि उन एम्प्लॉयज़ को हेल्प मिल सके या वो एम्प्लॉयज़ बिकम कंफर्टेबल विद द न्यू सिस्टम के साथ में कंफर्टेबल हो सके। इसके अलावा आप कंटिन्यूस सपोर्ट को ऑफर करेंगे टू एड्रेस एनी इशू दे फेस। अगर उनको कोई भी इशू होता है, कोई प्रॉब्लम है उनको, तो आप कंटिन्यूस सपोर्ट देंगे। एडिशनली आई वुड कंसिडर गैदरिंग फीडबैक्स फ्रॉम एम्प्लॉयज़। इसके अलावा आप फीडबैक लेंगे एम्प्लॉयज़ से और ये मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट टू द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस बेस्ड ऑन देयर इनपुट्स। और इसके अलावा आप कुछ इम्प्लीमेंटेशंस जो रहेंगी प्रोसेस बेस्ड इनपुट्स को शामिल करने की कोशिश करेंगे अगर ज़रूरी होता है तो। सबसे पहले तो यही कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आपको ध्यान देना। कम्युनिकेट करेंगे, ये कोशिश करेंगे कि सामने वाला जो पर्सन है जो उस चीज़ के लिए न्यू सिस्टम को अडॉप्ट करने से मना कर रहा है, ठीक है, या उसका विरोध कर रहा है, तो आप उसको कन्विंस करेंगे कि देखिए जो न्यू सॉफ्टवेयर है उसके क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, कैसे आप अपने काम को सुधार सकते हैं। फिर अगर वो मतलब कन्विंस तो करने ही है, वो कन्विंस होने के बाद में आप क्या करेंगे, उनकी हेल्प करने के लिए ट्रेनिंग सेशन शुरू करेंगे या कॉन्टीन्यूस सपोर्ट करेंगे अगर कोई भी इशू उनको हो रहा है, और उनको कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश करेंगे नए सिस्टम के साथ में, ताकि वो अच्छे तरीके से काम कर सकें। इसके बाद में है अगली केस स्टडी। ड्यूरिंग एन इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट यू रियलाइज दैट देयर वॉज अ सिग्निफिकेंट एरर इन डाटा प्रोवाइडिंग did which could impact the final outcome. So what step would you take to address this issue? एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट के दौरान में आपने ये महसूस किया कि एक सिग्निफिकेंट एरर आ गया है जो डाटा आपको प्रोवाइड किया गया है। अब इस डाटा का, क्योंकि इनपुट से ही डाटा, तो ये फाइनल आउटकम पे अफेक्ट डाल सकता है, तो आप कैसे इसे इश्यूज़ को सोल्व करेंगे? सबसे पहले तो आप ये वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे कि जो एरर है, वेरीफाई द एक्सटेंट ऑफ द एरर एंड देन असेस इट्स इम्पैक्ट ऑन द प्रोजेक्ट, और इस एरर के इस प्रोजेक्ट पर क्या इफेक्ट हो सकते हैं। फिर इसके बाद में आई वुड कम्युनिकेट द इशू टू द रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स के साथ में आप इसको साझा करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे और सॉल्यूशंस को सजेस्ट करने की कोशिश करेंगे, ताकि ये जो प्रॉब्लम है इसको आप सोल्व कर सके, रेक्टिफाई कर सके। और अगर नेसेसरी है सो आई वुड अरेंज फॉर एडिशनल रिसोर्सेज आप लेकर के आएंगे अगर ज़रूरी है तो, या फिर एक्सटेंड कर सकते हैं उसकी डेडलाइन को, टू एंश्योर द इशू टू इज़ रिजॉल्व विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, ताकि जो फाइनल प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी से आपको समझौता ना कर सकें। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। एंड फिफ्थ एक्शन, त्वरित
जो एक्शन है काम करने के वो आपको लेने हैं। इसके कुछ की पॉइंट्स हो सकते हैं इन हैंडलिंग दिस सिचुएशन। ठीक है, सबसे पहले आपको एरर फाइंड करना है, क्या है उसका प्रोजेक्ट पर अफेक्ट क्या हो सकता है। फिर आप कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, जो भी उसके रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स हैं, हितधारक हैं, उनको सोल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे ताकि इस समस्या से उभरा जा सके। अगर ज़रूरी है तो आप अरेंज करेंगे कुछ एडिशनल रिसोर्सेज या फिर कोई एडिशनल सॉल्यूशंस, ताकि और इसके अलावा आप एक्सटेंड कर सकते हैं डेडलाइन को, ये सुनिश्चित करने के लिए कि बिना क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ किए आप काम अच्छे तरीके से कर सकें। इसमें ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी है और स्विफ्ट एक्शन यानी जल्दी निर्णय लेना इसके की पॉइंट हो सकते हैं। नेक्स्ट केस स्टडी है, द टीम यू मैनेज हैज ए मिक्स ऑफ एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स एंड न्यू हायर्स। एक आपके पास एक टीम है जहाँ पे आप एक मिक्स चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, जिसमें कुछ एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स हैं और कुछ नए लोग आए हैं। आपने ये नोटिस किया कि जो न्यू हायर हैं उनको बेचारों को प्रॉब्लम्स हो रही है, स्ट्रगलिंग कर रहे हैं वो टू कीप विद द पेस। हाउ वुड यू एड्रेस दिस चैलेंज? तो आप ऐसे चैलेंज को कैसे समाधान करने की कोशिश करेंगे? सबसे बेस्ट है कि कुछ एक्सपीरियंस होल्डर के साथ में जो न्यू हायर्स हैं उनको रख दो, ताकि वो काम उनके साथ में सीख सकें और इससे उन्हें कोऑर्डिनेशन भी बना रहेगा। सबसे पहले यही है, आई वुड पेयर न्यू हायर विद एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स फॉर मेंटोरशिप एंड सपोर्ट। एडिशनली क्या होगा, आई वुड कंसिडर ऑर्गेनाइजिंग टारगेटेड ट्रेनिंग सेशंस आप लगा सकते हैं उनके, ताकि जो न्यू हायर्स हैं वो अपने स्किल को इम्प्रूव कर सकें। रेगुलर फीडबैक बहुत ज़रूरी है। ओपन कम्युनिकेशन सेकेंड चीज़ है। ये दोनों चीज़ें वुड आल्सो बी क्रूशियल इन अंडरस्टैंडिंग देयर चैलेंजेस, हेल्प करेंगी ये समझने में कि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या है, उनके चैलेंज क्या हैं, और उनको आप मदद कर पाएंगे ताकि वो इंटीग्रेट स्मूथली एक टीम में शामिल हो सके। ठीक है, एकीकृत तौर पे एक टीम की तरह काम कर सकें। अगला जो केस स्टडी है वो है, इफ़ यू आर लीडिंग ए टीम ऑन ए क्रिटिकल प्रोजेक्ट। अगर आप एक टीम है किसी क्रिटिकल प्रोजेक्ट पे काम कर रही है एंड यू रियलाइज हाफ वे थ्रू द प्रोजेक्ट इज़ नॉट गोइंग टू मीट इट्स इनिशियल ऑब्जेक्ट। और हाफ वे में जाने के बाद यानी आधे प्रोजेक्ट डन करने के बाद में आपको ये समझ में आया कि जो हमने शुरू में इसके इनिशियल ऑब्जेक्ट लिए थे अभी उससे भटक गया है या हम रास्ते से भटक गए हैं। सो व्हाट स्टेप वुड यू टेक टू गेट द प्रोजेक्ट बैक ऑन ट्रैक? तो आप क्या ऐसे स्टेप उठाएंगे ताकि आपका जो प्रोजेक्ट है वो वापस ट्रैक पर आ जाए? सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, ऐसे चीज़ों में आप एक थोरो एनालिसिस करेंगे। ठीक है, जहाँ पर आप डीप एनालिसिस कर सकें ये समझने में कि जो प्रोजेक्ट है वो क्यों ट्रैक ऑफ हुआ है। आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि उसकी जो मेन ऑब्स्टेकल्स थी, प्रॉब्लम्स हैं, वो क्या क्या हैं। इसके बाद में आप रिवाइज करेंगे प्रोजेक्ट के प्लान को, फिर नए ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे अगर ज़रूरत है तो। ठीक है, और जब आप नए प्रोजेक्ट को या नए ऑब्जेक्टिव्स को सेट करेंगे एंड रीअलाइन रिसोर्सेज, और दोबारा से जो रिसोर्सेज हैं उनको लगाएंगे उसमें। क्लियर कम्युनिकेशन विद द टीम एंड स्टेक होल्डर्स, जो भी आप चेंज लेने वाले हैं उनके बारे में, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्लियर कम्युनिकेशन विद द टीम एंड स्टेक होल्डर्स अबाउट द चेंजेस वुड बी क्रूशियल। आई वुड आल्सो इंश्योर कंटिन्यूस मॉनिटरिंग टू कीप द प्रोजेक्ट ऑन कोर्स। और फिर इसके बाद में इसको कंटिन्यू मॉनिटर करेंगे कि जो काम है वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, देयर इज द सडन पॉलिसी चेंज इन योर ऑर्गेनाइजेशन दैट रिक्वायर्स योर टीम टू अडॉप्ट अ न्यू वे ऑफ रिपोर्टिंग। अपनी जो पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन में है, एक सडन पॉलिसी चेंज हुआ है एकदम से, दैट रिक्वायर्स योर टीम टू अडोप्ट ए न्यू वे ऑफ रिपोर्टिंग। अब आपकी जो टीम है उसकी ज़रूरत हो गई है एक नए तरीके की रिपोर्ट करने की। सम टीम मेंबर्स आर रेजिस्टेंट टू दिस चेंज, हाउ वुड यू हैंडल दिस सिचुएशन? सो आई वुड अरेंज, फिर से एक मीटिंग आप अरेंज करेंगे ताकि जो रीजंस बिहाइंड पॉलिसी चेंज उनको जान सकें। ठीक है, ये जान सके कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन को उससे बेनिफिट हो सकता है। टू एड्रेस रेजिस्टेंस, आई वुड इन्वॉल्व द टीम इन द ट्रांजिशन प्रोसेस। ये जानने के लिए या एड्रेस करने के लिए, जो विरोध हो रहा है इसको जानने के लिए या एड्रेस करने के लिए हम क्या करेंगे, इन्वॉल्व करेंगे टीम को जो ट्रांजिशन प्रोसेस में है। सीक देयर इनपुट, उनके इनपुट्स जानने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे
कि हाउ टू इम्प्लीमेंट द न्यू रिपोर्टिंग मेथड स्मूथली, अच्छे तरीके से जो नई रिपोर्टिंग मेथड है उनको अच्छे तरीके से लागू कर सकें। अगर ज़रूरत पड़े तो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगी। I'd also be available to support them during the transition phase, और जो इस ट्रांजिशन फेज से गुजरेंगे उसमें आप उनकी मदद करेंगे। नेक्स्ट है केस स्टडी। ड्यूरिंग ए प्रोजेक्ट ए की सप्लायर फेल्स टू डिलीवर मटेरियल्स on time causing a delay, what action would you take to minimize the impact on the project schedule? एक प्रोजेक्ट जिस पे काम कर रहा था, तो एक की सप्लायर जो मटेरियल डिलीवर करने वाला था, अब वो ऑन टाइम देने में कामयाब नहीं हुआ, उसने डिले कर दिया है। सो व्हाट एक्शन, अब आप क्या एक्शन ले सकते हैं यू टेक टू मिनिमाइज, अब जो प्रोजेक्ट का स्केड्यूल है जिसके ऊपर प्रभाव पड़ने वाला है उसको कम करने में आप कैसे मददगार साबित हो सकती है, कैसे कैसे स्टेप आप ले सकते हैं। सो सबसे पहले आई वुड फर्स्ट रीच आउट टू द सप्लायर। आप सबसे पहले सप्लायर के पास जानेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये रीज़न क्या है इस डिले का, फिर नेगोशिएट करने की कोशिश करेंगे फास्टेस्ट डिलीवरी पे। साइमल्टेनियसली आई वुड लुक फॉर अल्टरनेटिव सप्लायर्स के पास भी जाने की कोशिश करेंगे ताकि जो आपको मटेरियल्स है वो प्रोवाइड कर सके विद टाइम। इसके अलावा आई वुड आल्सो एडजस्ट द प्रोजेक्ट प्लान टू प्रायोरिटाइज अदर टास्क। अगर मटेरियल डिले हो रहा है तो आप उसी टाइम पे जो दूसरे प्रोजेक्ट है आप उसको काम पे लग सकते हैं, ताकि आपका जो काम करने का जो तरीका है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, प्रोजेक्ट आपको दोबारा प्लान करना पड़ सकता है, बट it will be helpful so that can be completed while waiting for the materials, minimizing the overall delay। और इस तरीके से आप उनको मिनिमाइज कर सकते हैं जो भी डिले हो रही हैं, ताकि प्रोजेक्ट डिले ना हो पाए। ये कुछ केस स्टडी थी जहाँ पे आपने समाधान की तरफ में जाना था, ये हमने किया। उम्मीद है आज की वीडियो कुछ थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, बट आपको ये पसंद आएगी होगी, और जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले समाधान के साथ में अगली वीडियो में। कुछ और क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे केस स्टडी से रिलेटेड और आपकी कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड क्वेश्चंस के साथ में। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।